Welcome students in your physics class and my today's topic is energy. Energy is the capacity to do work. It is the ability of a body to do work actually. स्टूडेंट्स जब हम किसी बॉडी पर वर्क करते हैं तो वो वर्क उसकी एनर्जी में स्टोर हो जाता है, फिर वो बॉडी उस एनर्जी का यूज़ करके वर्क करती है। ठीक है, इसका एक प्रोसेस ये होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हैं तो वो वर्क उसकी एनर्जी में स्टोर हो जाता है और बॉडी फिर उसी एनर्जी का यूज़ करके फिर वर्क करती है। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी वर्क कर रही होती है तो हम ये कह सकते हैं कि उसके पास एनर्जी है, इसलिए वो बॉडी वर्क कर पा रही है। उसके पास एक ताकत है, एक पावर है जिसकी वजह से वो वर्क कर रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट जब किसी भी बॉडी पर वर्क करते हैं तो उसके पास एनर्जी आ जाती है। ठीक है, और एनर्जी के टाइप्स आगे आप पढ़ेंगे। ओके, डिफरेंट टाइप्स की एनर्जीज होती हैं। तो व्हेन देयर इज ए वर्क देयर इज एनर्जी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? बिकॉज वर्क डन कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। ओके, सो द यूनिट ऑफ एनर्जी विल बी सेम एज द यूनिट ऑफ वर्क, क्योंकि वर्क ही एनर्जी है। वर्क इज द एनर्जी एक्चुअली। सो द यूनिट of work, because the unit of work is joule, so unit of energy will be also joule. And so many types of energy: light energy, chemical energy, mechanical energy, potential energy, kinetic energy, okay, electric energy, sound energy। बहुत सारे टाइप्स हैं एनर्जीज के। स्टूडेंट्स आप एक चीज़ और भी देखते हैं कि जो एनर्जी है एक्चुअली एक कंजर्वेटिव फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो एनर्जी इज ए कंजर्वेटिव फिजिकल क्वांटिटी। एनर्जी इज बेसिकली ए कंजर्वेटिव फिजिकल क्वांटिटी। Energy neither created nor be destroyed actually, okay, but it transforms from one form to other form। जैसे आप देखेंगे केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, इस तरह से आप देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इस तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक मोटर में आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर में आपने देखा होगा कि किस तरह से एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स हम इसके टाइप्स देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स हियर आई हैव टेकन: काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि जब किसी बॉडी पर आप मूव कराते हैं किसी बॉडी को, उस पर वर्क करते हैं और उसको मूव कराते हैं वर्क करके, तो उसके अंदर जो एनर्जी डेवलप होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, क्योंकि वो बॉडी के मोशन से उसके अंदर प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो जो मोशन से आती है उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और जब जो पोजीशन को चेंज करके बॉडी के अंदर स्टोर होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं, यानी जब आप वर्क करते हैं किसी बॉडी पर उसकी पोजीशन को चेंज करने में, ठीक है, तो वो वर्क उसकी एज ए पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हियर वी हैव टेकन द टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज हियर: काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, ओके, एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। ओके, इसका फॉर्मूला आपको मालूम है, 9th क्लास में आपने पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी mg है, जिसको हम ड्राइव करने जा रहे हैं। किस तरह से हम इसको ड्राइव करते हैं वर्क से। So students, I have taken here an object of mass m. Okay, you displace this object from A to B up to this displacement s. So what will do actually to displace the object? You will apply the force. So here we have applied a force F. Displace this object from A to B. A से B लाने के लिए हम इस पर एक ताकत फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ जो आपने देखा स्टूडेंट्स, ये जो ऑब्जेक्ट था इनिशियली रेस्ट में था, इसलिए हमने इसका u0 ले लिया है। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं कि आफ्टर s डिस्प्लेसमेंट द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी इज v एक्चुअली। तो इसके पास v वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट s डिस्प्लेसमेंट के बाद में जो वेलोसिटी इज एक्वायर करती है उसको हमने v ले लिया। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी after some time. Here we will find what is the work you have done on this body. So because we know that a work is equal to F into S, W is equal to F is equal to M into A, mass into acceleration होता है, क्योंकि हमें मालूम है न्यूटन सेकंड लॉ से F is equal to होता है M into A। ठीक है, तो M A S हो जाए। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है? V square is equal to U square plus 2AS। क्योंकि बॉडी मोशन में है इसलिए हम मोशन की इक्वेशन का यहाँ यूज करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड दिस as की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और as की वैल्यू को हम इस इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं। ठीक है,
तो ए एस यहाँ से निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इधर लेके जाएंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 मिलेगा, ठीक है। और क्योंकि u 0 है इसलिए आपको ए एस की वैल्यू मिलती है वी स्क्वायर अपॉन 2। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, what you get w is equal to m into v square upon 2, which is half mv square. This is the work you have done, which you have done on the body. तो ये वर्क आपने इस बॉडी पर किया, इसको मूव करने में। तो ये जो वर्क होगा एक्चुअली, जो बॉडी को मूव करने में आपने किया है, ये इसकी एनर्जी में स्टोर हो जाता है। और इस एनर्जी का क्या नाम दिया था हमने, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी के मोशन से उसके अंदर डेवलप होती है। कोई बॉडी अगर मोशन में आती है किसी वर्क के बाद में, ठीक है, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एक व्हील है, या सपोज करिएगा एक टॉय कार है, आपने उसको धक्का दिया, आपने उसको पुश किया, तो आप देखते हैं वो एक सर्टेन डिस्टेंस तक मूव कर जाती है। तो आपने एक्चुअली किया, आपने उस पर फोर्स किया, आपने उस पर वर्क किया, वो वर्क उसकी एनर्जी में स्टोर हो गया। अब वो जो आगे मूव कर रही है वो उस एनर्जी से मूव कर रही है जो एनर्जी उसके अंदर प्रोड्यूस डेवलप हुई है एक्चुअली, बिकॉज बाय द वर्क एक्चुअली। तो जो वर्क आपने किया, आपने देखा टॉय कार एक सर्टेन डिस्टेंस तक मूव करती जाती है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि उस पर आप फोर्स नहीं लगा रहे हैं, फोर्स नहीं भी लगा रहे हैं तब भी वो कार मूव करती है और एक सर्टेन डिस्टेंस तक वो जाती है। तो उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपने उस पर एक वर्क किया था और वो वर्क उसकी एनर्जी में स्टोर हो गया। अब उस एनर्जी से वो आगे मूव करती है। ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से वर्क जो है वो किसी भी बॉडी की एनर्जी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा ये वर्क जो है वो आपको मिलता है हाफ एम वी स्क्वायर, और इसी वर्क को हम क्या नाम देते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी इस वर्क के इक्वल होगा हाफ एम वी स्क्वायर। Here this m is the mass of the object and v is the velocity of that, okay, velocity acquired by that object. Now the derivation of potentiality will be what? Students, we have taken a block. हमने एक ब्लॉक लिया, मान लीजिए ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है कहीं पर, उसका मास आपने m लिया, ठीक है। तो m मास का एक ऑब्जेक्ट आपने लिया और इस ऑब्जेक्ट को आप किसी हाइट तक लेके जाते हैं, इस ऑब्जेक्ट को आप इस हाइट तक लेके जाते हैं, ठीक है। आपने देखा ग्राउंड से आपने उसको h डिस्प्लेस किया है, h हाइट तक आप उसको लेकर जाते हैं ग्राउंड से, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज की है। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था, इस स्टेप पे रखा हुआ था। अब इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर इस स्टेप पे लाके रख देते हैं, ठीक है। तो हम ग्राउंड से देखेंगे ग्राउंड से उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट आया। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 था, ये ग्राउंड पे ही रखा हुआ था। कहाँ रखा हुआ था, ग्राउंड पे ही रखा हुआ था। तो यहाँ पर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 था, ठीक है। लेकिन अब उसको आप जब इस पोजीशन पे लेके जाते हैं तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट h हो गया ग्राउंड से। तो कितना वर्क आप इसके ऊपर किए हैं, हमें ये फाइंड कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, बिकॉज वी हैव गिवन द डिस्प्लेसमेंट हियर। एंड लेट्स सपोज बाय यूजिंग F फोर्स के थ्रू आप इसको यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं, यानी कि आपने इस पे फोर्स कितना लगाया, F फोर्स लगाया, ठीक है। तो वर्क कितना हो जाएगा, सिंपली वर्क हो जाएगा F इंटू एस। F क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ से F इज इक्वल टू एम ए होता है। लेकिन यहाँ जो वर्क कर रहे हैं आप अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कर रहे हैं, सो ए को हम जी से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। जब आप वर्क अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी करते हैं तब उस केस में ए को एक्सेलरेशन ए को हम जी से, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, उससे हम रिप्लेस कर देते हैं। नाउ दिस F विल बी इक्वल्स टू mg। अब यहाँ पर हम एम ए ना लिख करके एम जी लिखेंगे, और जो डिस्प्लेसमेंट इसमें हुआ है वो h डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सो यहाँ से आपको मिलता है W इज इक्वल टू एम जी एच। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी which is equals to the work which you have done on this object in changing the position, okay, of the object. So potentiality becomes equals to mgh. So this is the expression of potentiality and this is the expression of kinetic energy. इस तरह से हम इसको ट्राई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं मूव करने के लिए, तो बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब ये काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, ये वर्क पे, टोटली वर्क पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा आप वर्क करेंगे उतना ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक है। अगर वर्क आप पॉजिटिव करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और वर्क अगर आप नेगेटिव करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है
जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, वो वर्क पे डिपेंड करता है। आई होप दिस स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर टू यू। द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन ए बॉडी इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ओके, तो स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो वर्क पे डिपेंड करता है। दिस वर्क कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव आल्सो। Okay, if the work done is positive, then kinetic energy increases. If the work done is negative, then kinetic energy decreases. Okay. Now, students, one thing is very important here. I have taken here all the forces. These forces can be conservative हो सकता है force, non-conservative भी हो सकता है, internal, external, whatever type of the forces. Okay, you have taken. But you see here, how many works we have done on the body. That all plays okay a role in changing the kinetic energy. जितने भी वर्क आपने किए हैं वो सब क्या करेंगे, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया है जैसे दिस इज द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव, दिस इज द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, दिस इज द वर्क डन बाय इंटरनल, दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ओके, तो आई हैव टेकन these वर्क डन ओके बाय डिफरेंट फोर्सेस। ओके, तो यू कैन राइट हियर W, यानी this is the word actually by all the force is equals to the change in kinetic energy. Change in kinetic energy is I have taken the initial and final, the kinetic energy of final kinetic energy and minus initial kinetic energy. Okay, so this we have taken the difference in between the final and initial, यानी उसका initial और final का जो difference, उसके जो change कितना हुआ, तो change आप कैसे निकालते हैं, फाइनल में से इनिशियल को सबट्रैक्ट करके आप चेंज निकाल लेते हैं कि उसका इनिशियल कितना था, वर्क करने के बाद में उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो भी चेंज आया, ठीक है, उसको आप डिफरेंस से निकाल लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज योर वर्क इज अ वेरी स्मॉल वर्क, सो द चेंज विल आल्सो बी स्मॉल। तो आई हैव टेकन दिस DW इज अ स्मॉल वर्क बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बी स्मॉल, सो वी हैव टेकन DKE, this is a small change in kinetic energy. इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। Now student, I have taken the proof of this statement, यानी कि इसको आप प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर वेरिएबल फोर्स वर्क डन लिया है बाय द वेरिएबल फोर्स। ओके, मैं इसको कांस्टेंट फोर्स के थ्रू भी निकाल सकता हूँ, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वो बहुत सिंपल हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको और आपको एक कॉम्प्लिकेटेड मैंने ले लिया है। ठीक है, थोड़ा मुश्किल से आप इसको समझेंगे, वो तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो हियर आई हैव टेकन द वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। हियर दिस F इज ए वेरिएबल फोर्स। आपको मालूम है, जैसा कि मैंने पहले क्लास में आपको बताया था, वेरिएबल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। वर्क डन निकालने के लिए, वेरिएबल फोर्स के वर्क डन निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं। ठीक है, हियर दिस x1 x2 इज द लिमिट, ओके, एंड दिस x इज द डिस्प्लेसमेंट। Students, as we know, Newton's second law F is equal to ma, so it becomes ma dx हो जाएगा। ठीक है, and as you know, a is equal to होता है dv upon dt। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं तो is equal to क्या होगा, dv upon dt। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम भी आप कर सकते हैं। दिस dv is the change in small change in velocity and small time in small interval of time। अगर सपोज करिए अगर हम dx से मल्टीप्लाई कर दें, dx से डिवाइड कर दें, तो कोई फर्क नहीं होता है, 1 आपको मिलेगा कैंसिल आउट होकर के। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से ऑपरेट करते हैं, dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया, तो यहाँ पर क्या मिलता है स्टूडेंट्स आपको, dx अपॉन dt, दिस बिकम्स v। ठीक है, ये देखेंगे आपको, ये आपको क्या देगा, दिस गिव्स यू v। ओके, एंड बचेगा क्या आपको, जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो dv अपॉन dx आपको मिलता है। ओके, तो दिस इज a। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ a ओवर यहाँ हम इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, W इज इक्वल टू mv dv ओवर dx इनटू dx, dx से dx कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली ये आपको मिलता है। मास क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए हम इसको ऑपरेटर से बाहर ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटर कांस्टेंट्स टर्म्स पर अप्लाई नहीं होता है, इसको हम बाहर ले लेंगे क्योंकि दिस कांस्टेंट इज इन प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल, एक्चुअली प्रोडक्ट विद द वेरिएबल, वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट में, तो इसको हमने बाहर ले लिया है मास को। ठीक है, ब्रैकेट ऑपरेटर्स में क्या बचेगा आपको, इंटीग्रेशन होगा किसका, v का, विद रेस्पेक्ट टू v। ठीक है, तो यहाँ पर आप करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू v। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको एक बात समझनी है, dx से dx कैंसिल आउट हो गया, यहाँ जो लिमिट थी वो x की लिमिट थी, डिस्प्लेसमेंट की लिमिट थी, पोजीशन की लिमिट थी। अब क्योंकि x से dx कैंसिल आउट हो गया, अब यहाँ जो आप देख रहे हैं ये इंटीग्रेट हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी।
तो इसलिए जो लिमिट लेंगे आप वो वेलोसिटी का लिमिट लेंगे। अब ये रिप्लेस हो जाएगा वेलोसिटी से, क्योंकि यहाँ इस केस में आपने जो शुरू में आपने जो लिमिट लिया था वो, ये देखते हैं लिमिट किसके अकॉर्डिंग ली जाती है, जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करते हैं। जैसे यहाँ पर आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो लिमिट भी x का होगा। अब क्योंकि x से x कैंसिल आउट हो गया इसलिए लिमिट चेंज हो जाएगा। आप लिमिट किसका लेंगे, आप वेलोसिटी का लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आप इसको इंटीग्रेट करने आ रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी करने आ रहे हैं। ठीक है, नाउ विल इंटीग्रेट दिस वेलोसिटी एंड यू गेट, व्हेन यू इंटीग्रेट दिस वेलोसिटी व्हाट यू विल गेट, you will get v square, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, v square upon 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके, एंड लिमिट गोज फ्रॉम vi to vf, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। ओके, मास एज इट इज रहेगा, हाफ को बाहर ले लेंगे तो 1/2 m हो जाएगा। लिमिट जब पुट करेंगे, कांस्टेंट को तो बाहर ले लेते हैं, यहाँ बचेगा v स्क्वायर, लिमिट है vi to vf। ओके, जब लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, बिकॉज देयर इज अ स्क्वायर सो इट बिकम्स vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ओके, एंड फाइनली when you multiply this to the brackets comes, okay, you will get half m vf square minus half m vi square, and finally you get kinetic energy, final kinetic energy minus initial kinetic energy। ये final kinetic energy होगी और ये initial। okay, और यही हमारा statement था, work done is equal to change in kinetic energy which we have proved here। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेते हैं। इसको हम कांस्टेंट फोर्स लेकर भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, इसलिए मैंने वेरिएबल फोर्स को लेकर के यहाँ प्रूव किया है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा और इसी को हमने इस तरह से प्रूव किया है। ओके, थैंक यू सो मच।